नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। हेमा गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दर्शकों, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसा शो लेकर जो बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी के मुताबिक शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है और अपने इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि ग्रहों के हिसाब से बाजार आज कैसा रहने वाला है। हर दिन बाजार को लेकर प्रेडिक्शन, साथ ही कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल तक की भी हम बात करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं किस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है और किन राशियों को आज बाजार से दूर रहना ही ठीक है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप सीधा कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। सीधा अपना सवाल हेमा गुप्ता जी से जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-6980-911 और 0120-6980-991 और ये दोनों ही नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। हाँ, कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान नोट कर लें, जिससे हम आपके सवालों की पहेली को जल्द से जल्द सुलझा पाएं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते की मार्केट की। पिछले हफ्ते में मार्केट में गिरावट का दौर जारी रहा। शुक्रवार को निफ्टी में 169 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सेंसेक्स 573 अंक टूट गया। बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो शुक्रवार का बाजार जल्दी से ग्राफिक्स की नजर से देख लेते हैं। 24,718 पर जो है निफ्टी बंद हुआ 169 अंकों की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी 55,527 पर बंद हुआ 555 अंकों की गिरावट के साथ। सेंसेक्स 81,118 अंकों पर बंद हुआ 573 अंकों की गिरावट के साथ। तो सवाल यह है कि पिछला हफ्ता या शुक्रवार को अगर हम क्लोजिंग देखें तो मार्केट में प्रेशर था, खासकर युद्ध का प्रेशर, इसके अलावा एयर इंडिया के विमान की क्रैश का भी प्रेशर और साथ ही साथ कई तरह के ग्रहों की चाल भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। तो क्या आज भी सोमवार को भी हेमा गुप्ता जी, आज भी मार्केट दबाव में रहेगा ग्रहों की चाल के हिसाब से या ग्रहों के कनेक्शन के हिसाब से? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी ये जो दबाव है ये जारी रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज हमने देखे हैं, ईरान इराक का, तो ईरान और इजराइल का, तो कहीं ना कहीं हमें बाज़ार में एक दबाव नज़र आता है। और उसका मैं एक रीज़न भी बता दूं कि देखिए क्या होता है कि जब भी कुछ प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, तो वो एक बाज़ार की वो नई चाल देते हैं। बहुत बड़ी क्या होता है, मार्केट आप देखेंगे कि कंटिन्यू पॉजिटिव चलता रहता है और हमें लगता है कि बाजार की यही चाल कंटिन्यू रहेगी और लोग बुलिश हो जाते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं वहीं एक झटका आ जाता है, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं होता, ना कुछ फंडामेंटल चेंज होते हैं, ना टेक्निकल चेंज होते हैं, बट फिर भी एक झटका आ जाता है और बाजार सडन नीचे आ जाता है। तो वो होती है प्लैनेट्स की ट्रांजिट या प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस। तो हमने देखा कि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमने मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट देखी, उनका गोचर बदलते हुए देखा, नक्षत्रों को बदलते हुए देखा। मतलब 1-1.5 महीने में ही बहुत कुछ, अगर हम देखें कि पूरे ये जो ब्रह्मांड है, ग्रहों की चाल है, सबको ही हमने बदलते हुए देखा। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े ग्रह होते हैं बड़े ही स्लो प्लैनेट होते हैं, धीरे बदलते हैं और रूटीन में हम उनकी ट्रांजिट नहीं देखते, बट उन सबको एक साथ हमने बदलते हुए देखा। तो हम देख रहे हैं कि क्या हालत चल रहे हैं और बाजार में भी एक दबाव आ गया। ये सिर्फ जो मोस्टली प्लैनेट्स हैं उनके हिसाब से है या फिर कोई स्पेसिफिक कोई प्लैनेट है जिसकी वजह से सारा इंपैक्ट है? देखिए, 4 जो बड़े प्लैनेट होते हैं वो हमें एक लंबी चाल देते हैं और एक ट्रेंड को सेट करते हैं। जैसे मैं बात करूं 4 बड़े प्लैनेट की, तो शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये 4 बड़े प्लैनेट है जो कि एक ट्रेंड सेट करते हैं और एक नए युग की भी शुरुआत करते हैं। शनि की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 30 साल में उनका परिवर्तन हम देखते हैं। मतलब 30 साल में पूरे जॉडिक का वो चक्कर मारते हैं, 360 डिग्री पूरा करते हैं 30 साल के अंदर। और एक राशि सबसे में स्लो प्लैनेट है, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है और एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें तो इन 4 ही ग्रहों के बारे में पता है कि बड़े प्लैनेट यही है, लेकिन आप उससे थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, ये जो 3 ग्रह होते हैं,
इनका स्टे जो है एक राशि के अंदर 150 साल तक रहता है, 40 साल, 30 साल ये एक राशि के अंदर रहते हैं। और ये पूरा साइकिल जो 360 डिग्री का होता है कोई देख ही नहीं सकता जीवन भर में, कितनी पीढ़ियां निकलती है तब एक साइकिल इनका पूरा होता है। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अभी कुछ ऐसे परिवर्तन होते हुए देखे हमने सडन में, और एक क्रूड ऑयल में हमने एक बड़ा उछाल देखा जिसका मैंने कहा कि नेपच्यून कारण बनेंगे उसका। तो इसी तरीके से मैं आगे उस पर आऊंगी। प्लूटो जो है वो भी एक्चुअली क्या है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये एक अफवाह देते हैं, एक रूमर फैलाते हैं, और झटके से चीज़ों के जो दाम है वो कहाँ लेके जाते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये इन प्लैनेट्स का काम होता है जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं। अब जो बृहस्पति है, शनि है, राहु केतु, वो पकड़ में आ जाते हैं और उनको पढ़ना भी इजी है। तो जब भी इनके बड़े के ट्रांजिट हम देखते हैं तो 1-2-2.5 साल की हमें कंटिन्यू बेसिस पे एक चाल मिल जाती है कि ये सेक्टर प्रभावित रहेंगे। अब लेकिन हेमा जी, मार्केट में तो सेकंड में खेल होता है जी, ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ग्रहों की चाल काफी लंबी होती है, हालांकि मून का जो ट्रांजिट होता है वो काफी जल्दी होता है जी, लेकिन ये सेकंड का खेल कैसे होता है? हाँ, देखिए मून का जो ट्रांजिट होता है ना, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है मून, और ये 2.25 दिन में एक राशि को बदल लेते हैं, 6 घंटे में एक नक्षत्र का पद बदलते हैं। तो मून आप देखेंगे कि एवरी सेकेंड मून की मूवमेंट आगे जाती है, एवरी सेकंड की कैलकुलेशन आती है मून के अंदर। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, सेकंड की बात क्यों कर रही हूँ, सबसे छोटा जो डिविजनल चार्ट हम जब देखते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, तो एक तो हो गया कि आपने नेटल चार्ट देख लिया कि आज सुबह का लगन क्या है, शाम का लगन क्या है, वो आपने लगा लिया। फिर आपने उसका नवमांश देख लिया, नवमांश बहुत मेजर रोल प्ले करता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। उसके बाद सबसे छोटा जो चार्ट बन के आता है वो आता है षष्ठ्यांश, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 मिनट का होता है। तो जब भी हमें, जैसे हम टेक्निकल में कैंडल देखते हैं 5 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, तो इसी तरीके से जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और हमें सबसे छोटा टाइम देखना होता है कि हम अगर 2 मिनट में देखें बाजार तो क्या लग रहा है, तो वहां पे हम उस चार्ट को पकड़ते हैं कि उस चार्ट की मूवमेंट क्या आ रही है। अब दूसरा ये कि चंद्रमा की मूवमेंट से, भाई आप ये देखिए कि 6 घंटे में एक पद बदल लेते हैं, उसके बाद नवमांश में कहाँ किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक उनकी चाल को हम पकड़ते हैं। और बाकी एक चीज और, जैसा अभी विवेक जी ने सवाल किया कि एक एक सेकंड में कैसे बदलता है, ये कैसे होता है, तो आप ये देखेंगे कि गोचर के अंदर हर 2 घंटे में डेली बेसिस पे लगन चेंज होता है। एक लगन आप देखते हो कि एक दिन के अंदर 10 बच्चे पैदा होते हैं, कोई 2 बजे हुआ, कोई 4 बजे हो गया, कोई 5:30 बजे हो गया, और सबके चार्ट डिफरेंट होते हैं। और चार्ट तो छोड़िए आप, सबके लगन डिफरेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर 2 घंटे में एक लगन चेंज होता है। जैसे अभी जब हम लोग शो करने बैठ रहे हैं तो इस टाइम मिथुन लगन चल रहा है, बाजार खुलेगा तो उस टाइम कर्क लगन चलेगा। एवरी 2 आवर्स में एक लगन चेंज होता है। अब जैसे ही लगन चेंज होता है उसका भी एक नक्षत्र होता है कि उस लगन के अंदर हमें 30 डिग्री मिली है चलने को, तो 30 डिग्री के अंदर जितने नक्षत्र आएंगे, 9 पदा आ जाते हैं, 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। अब जैसे नक्षत्र का एक एक पद चलेगा वैसे वैसे बाजार चलेगा। तो ये कैलकुलेशन होती है, जो लोग जानते हैं तो करते हैं वो, और उन्हें पता होता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत बारीक कैलकुलेशन है, मुझे लगता है इतनी बारीकी के साथ कैलकुलेट करके और फिर उसके बाद बाजार को प्रेडिक्ट करना है बहुत एक तरह से स्टडी वाला काम है, बहुत माइन्यूट काम है जी। मेनली तो ये प्रैक्टिस का काम है कि इसमें प्रैक्टिस में ही काफी साल लग जाते हैं इनको चेक करने में, देखने में कौन से चार्ट में क्या देखना है जाके, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये क्रूड ऑयल में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये वॉर का असर है या फिर किसी प्लैनेट का असर है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में थी? हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में चर्चा तो यही है कि ईरान इजराइल के बीच, और ईरान एक बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो बेशक अब उस देश के ऊपर अगर जंग के बादल छाए तो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, लेकिन प्लैनेट्स कौन से जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि मिडिल ईस्ट जो है वो हब है ऑयल का। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे प्लैनेट का क्या रोल आ गया यहाँ पे। तो देखिए, हम यहाँ पे ये जो
युद्ध शुरू हुआ है इजराइल और ईरान का, ये तो अभी हुआ है एक वीक के अंदर, 4 दिन के अंदर। लेकिन हमने ये बात तो 1-1.5 महीने पहले की थी, जब क्रूड ऑयल में हमने देखा कि 4900 का लेवल था और यहाँ पे कोई भी ऐसे न्यूज़ नहीं थी, कोई फंडामेंटल नहीं थे, कोई भी ऐसी घबराहट नहीं थी या कोई ऐसा हमें इंडिकेशन नहीं था कि क्रूड ऑयल इतना ऊपर जाएगा और एक झटका इतना तेजी का क्रूड ऑयल में हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन था मार्केट में जिसकी चर्चा हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैसेस में, और जितने भी गैसेस तरह की है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब में हमें एक उछाल देखने को मिलेगा। और ये आप देखिए कि कैसे ये हो जाता है कि प्लैनेट हमें पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। प्रिडिक्शन जो है वो प्लैनेट पहले ही करते हैं। अब ये प्रिडिक्शन हमने तो चलो 1 महीने पहले की, लेकिन ऐसा है कि हम इसे 10 साल पहले भी पढ़ सकते थे, 5 साल पहले भी पढ़ सकते थे, क्योंकि हमें ये तो पता ही है ना कि 5 साल बाद प्लेनेट की कॉम्बिनेशन क्या होगा और वो क्या फल देंगे, उनका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसलिए हमें 1 महीने पहले से ही पता था कि जब सैटर्न और नेपच्यून की मैंने बात की थी कि ये 30 साल बाद हमें ये सिनारियो देखने को मिलेगा, और वो भी मीन राशि में कितने साल बाद मिल रहा है ये तो मैंने भी कैलकुलेशन नहीं की इसकी, शायद 200 साल बाद या 500 साल बाद हमें ये देखने को मिल रहा है मीन राशि के अंदर नेपच्यून और शनि का कॉम्बिनेशन। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, इनका जो मेन है ना वो डिग्रियों में हम संबंध देखते हैं कि कितने क्लोज है एक दूसरे के। तो हमने देखा यहाँ पे सिर्फ 1 ही डिग्री का अंतर है दोनों के बीच में, और काफ़ी मतलब क्लोजेस्ट पोजीशन में ये बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे शनि नेपच्यून के पास आएंगे, उनसे क्लोज कंजक्शन में आ जाएंगे और उससे आगे चलेंगे, जब तक हम क्रूड में, नेचुरल गैसेस में उछाल देखते रहेंगे। ये मतलब ये अभी कंटिन्यूसली चलता रहेगा जी। अच्छा, आज आप बाजार कैसे देख रही हैं? आज का बाजार अगर हम पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो फर्स्ट हाफ ज़्यादा ऊपर रहने वाला है, सेकंड हाफ ज़्यादा ऊपर रहने वाली है। फर्स्ट हाफ में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सेकंड हाफ जो है बाजार वो संभल जाएगा। देखिए, आज के बाजार में ऐसा लगता है कि मार्केट तेज थोड़ा खुल सकता है, बाइंग आ सकती है मॉर्निंग सेशन में मार्केट में। लेकिन देखिए, जैसे सूर्य का ट्रांजिट हुआ है, सूर्य अपने आप में ही 1 महीने की चाल हमें देता है। 1 महीने का जो ट्रेंड डिसाइड करता है वो सन डिसाइड करता है, चाहे वो इंडिविजुअल चार्ट हो या फिर हम मेदनी फाइनेंशियल मार्केट का चार्ट देखते हैं, उसमें भी ये सेम ही रोल रहता है दोनों चार्ट्स में। तो अगर मैं सन की बात करूं तो सन का जो ट्रांजिट हुआ है वो मिथुन राशि के अंदर हुआ है, जेमिनी साइन में हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर और मरकरी बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक बाजार में वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन एक बाजार को पॉजिटिव साइड भी लेके जाते हैं, गोल्ड को भी पॉजिटिव साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ हमें लगता है कि बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट जो सिनारियो बना हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे राहु को अवॉइड नहीं कर सकते, हम शनि को अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये जो प्लैनेट्स है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मंदी बना के बैठे हुए हैं। लेकिन सन यहाँ पे थोड़ा सा बाजार को बढ़ाने का काम करेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे ट्रेडर्स की हम बाजार में बाइंग करके काम करें या सेलिंग करके काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जहां पे भी बाजार में तेजी मिलती है, मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी तेज होता है, तो वहां पे सेल ऑन राइज की ही पोजीशन हम रखेंगे, क्योंकि सन तो एक मूवमेंट देंगे 3-4-5 दिन की हमें, लेकिन हम वहां पे राहु और शनि को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज की मार्केट में स्ट्रैटेजी बनती रहेगी, 2-3 दिन हम इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते रहेंगे। अच्छा, जल्दी से गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर आप क्या देख रहे हैं अभी? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि अभी जो ये कॉम्बिनेशन बना है जुपिटर का, और दूसरी बात ये जुपिटर जब भी कंबस्ट होते हैं, अस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेटल्स में, गोल्ड सिल्वर में तेजी आते हुए हम देखते हैं, स्पेशली बुलियंस के अंदर गोल्ड और सिल्वर में। तो हमने देखा कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले गुरु अस्त हुए, और अस्त होते के साथ ही हमने पिछले 4-5 दिन के अंदर गोल्ड में बड़ा उछाल देख लिया, और 3 से 4-5 हज़ार पॉइंट की हमने तेजी भी देख ली। तो मुझे ये लगता है कि अभी 2-3 दिन और ये तेजी बरकरार रहने वाली है, और गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर जाते हुए हम देख सकते हैं। जहां ऊपर जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे आता है तो बाइंग की पोजीशन बनेगी और दोबारा ऊपर जाएगा। वही हम सिल्वर में थोड़ा सा हल्का बढ़त तो मिलेगी हमें, लेकिन हाँ, सिल्वर ओवरऑल बहुत तेज है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन शनि और मंगल का बना हुआ है वो सिल्वर को बढ़ाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सिल्वर इंटरनली बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो गोल्ड बढ़ रहा है उसका एक तो रीजन हमने देखा कि राहु की पोजीशन जो बन गई है और जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से एक हमने गोल्ड को बढ़ते हुए देखा। लेकिन गोल्ड को हम थोड़े टाइम बाद थोड़ा स्लिप होते हुए देखेंगे। तो ये जो तेजी है, ये मैंने बताया, जैसे जो राहु है वो एक रूमर का काम करते हैं, तो ये जो पोजीशन क्रिएट हुई है इसकी वजह से गोल्ड में जो बबल क्रिएट हुआ है, बबल को हम उसी तरीके से बैठते हुए भी देखेंगे। किसी भी दिन झटका भी आ सकता है डाउन का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बाइंग की पोजीशन बनी हुई है, जहां नीचे मिलता है तो बाइंग करके हम काम कर सकते हैं गोल्ड में।
एक और सवाल, चूंकि ये सवाल काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है जी बाजार से ही कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉन्ग कनेक्शन बोले तो ये लॉन्ग कनेक्शन है। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो और भड़केगी या फिर थोड़े दिन के बाद उस जंग में थोड़ी नरमी देखी जाएगी या दोनों देश रुक जाएंगे? क्या लगता है आपको? हालांकि इसके लिए ईरान और इजराइल के चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन इसके अगर आपने इस बारे में कोई स्टडी की हो या फिर इस बारे में कोई आपने कुछ रिसर्च जी किया हो। जी जी मैं पहले एक बात बता दूं, आज से 5 साल पहले धनु राशि के अंदर एक ग्रहण पड़ा था, और जब भी धनु या कर्क में कुछ भी क्लस्टर बनता है प्लैनेट्स का, या फिर कोई धुरी बनती है दोनों प्लैनेट्स की, बड़े प्लैनेट्स की जब आते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं एक विनाश का टाइम शुरू होता है। तो हमने वो जो ग्रहण देखा था उसी से 5 साल पहले ये डिस्कशन हुआ था, जो भी हमारी कम्युनिटी है एस्ट्रोलॉजर्स की, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स की, तो वहाँ हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि यहाँ से हम एक ऐसा विनाश देखेंगे कि कोई ना कोई कंट्री चलती ही रहेगी। तो हमने देखा कि जब एक बारी खटास पड़ जाती है रिश्तों में, तो वो चीज़ें फिर क्या होता है कि वो चलती ही रहती है। और ये जो ग्रहण योग था, हमेशा आप ध्यान रखिए कि बाजार को एक लाइन, प्लैनेट्स तो चलिए ठीक है वो करते रहते हैं अपना काम, लेकिन जो ग्रहण योग होते हैं, साल में 2 बारी ग्रहण पड़ते हैं, एक आप देखेंगे जून जुलाई के अराउंड अप्रैल मार्च में, और एक हम सितंबर में, एक गर्मियों में देखने को मिलता है, सर्दियों में देखने को मिलता है। किसी दिन हम ग्रहण थ्योरी पे भी प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देती हूँ। तो वहां पे ही पता चला कि यहाँ से अब युद्ध की तैयारी शुरू हो जाएगी, और तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी दुनिया तैयार होगी, और 32 तक पूरी छटाई हो जाएगी। 32 तक जो बच गया वो बच गया। तो यहाँ पे वही सीन चल रहा है। आप देखिए तालिबान का, अफगानिस्तान का, कभी कोई खड़ा हुआ, कोई बंद हो गया, कोई शुरू हो गया, रशिया शुरू हो गया, यहाँ पे यूक्रेन रशिया का अभी तक बंद नहीं हुआ, उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ हो गया, ठीक है, वो बंद हो गया, अब यहाँ पे ईरान इराक शुरू हो गया। तो आप तो ये समझ के ही चलिए कि कुछ भी अगर बंद हो जाएगा तो ये तैयारी हो जाएगी दूसरी 2 कंट्रीज की लड़ने की। तो और ये जो हम युद्ध देख रहे हैं, आप जो षडाष्टक योग बना है 28 जुलाई तक ये योग रहेगा, तो यहाँ पे तो भयंकर कुछ ना कुछ चलते ही रहना, और इनका भी मुझे बंद होते हुए कुछ दिखाई नहीं देता अभी फिलहाल। ठीक है, बीच में कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गए, बातचीत से कुछ रिजल्ट निकल गया, लेकिन ओवरऑल कुछ बंद होने वाला नहीं है, ये सब चलेगा 2032 तक। 2032 तक ऐसे ही चलेगा जी, ये बड़ी बात आप कह रही हैं। और इसका इंटरनेशनल मार्केट पे कितना असर देख रही हैं आप? देखिए क्या होता है कि सभी मार्केट डाइजेस्ट करके बैठी है, तो कहीं ना कहीं जब कुछ शुरू होता है तो बड़ा इंपैक्ट आता है। जैसे हमने रशिया और यूक्रेन के टाइम पे देखा कि जब ये दोनों कंट्रीज स्टार्ट हुई तो एक बड़ा इंपैक्ट हमने उस टाइम मार्केट में आते हुए देखा। और इंपैक्ट में भी मैं आपको बता दूं क्या आता है, हमेशा स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर डर जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि अब लैंड का वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा, अब ये जो फूड प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी सारी, ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जो नेगेटिव बीटा स्टॉक्स होते हैं ऑलवेज, ये सेक्टर्स जो है ना वो नेगेटिव बीटा होते हैं कि इनकी वैल्यूएशन तब बढ़ती है जब ये डॉलर के प्राइस से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऑलवेज बाजार में ये एक फियर क्रिएट हो जाता है इन्वेस्टर के अंदर। तो वो लोग क्या करते हैं, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गई, या फिर जो स्टॉक मार्केट के अदर सेक्टर्स है, बैंकिंग हो गया, इन सबको सेल करना शुरू कर देते हैं और इनमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ केयर में पैसा जाता है, एफएमसीजी में पैसा जाता है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स में पैसा चला जाता है। और गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि आप कहीं देखिए कि गोल्ड जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाई एसेट है, और जितनी भी कंट्रीज की वैल्यूएशन होती है वो कहीं ना कहीं गोल्ड में ही होती है, गोल्ड में ही वैल्यूएशन होती है। तो हम ये देखते हैं कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट गिर जाती है। तो ये एक इम्पैक्ट आता है। अब क्या होता है कि उसमें आज की डेट में यूजर बेस पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बढ़ गया है कि उन्हें भी पता है कि अगर 2 कंट्री आपस में लड़ रही है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर, एक झटके से इंपैक्ट आता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। अब आप देखिए ना, ये जो यूक्रेन और रशिया का चला उसके बाद भी तो हमने लाइफ टाइम हाई बनाया, मार्केट ने, बैंकिंग ने लाइफ टाइम हाई बनाया, और सिर्फ हमारी मार्केट ने नहीं, यूएस मार्केट ने बनाया, यूरोपियन मार्केट ने बनाया, तो सभी लाइफ टाइम हाई पे गई उस बीच में। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन युद्ध का, वॉर का प्रभाव तो पड़ता है कंट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन थोड़े ही टाइम तक रहता है। उसके बाद फिर एज यूजुअल डेली रूटीन में लोग आ जाते हैं डाइजेस्ट करने के बाद और मार्केट चलने लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि मार्केट खुलने का वक्त भी हो रहा है तो राशियों की बात कर लेते हैं। आज की राशि के हिसाब से किस राशि के हिसाब से बाजार कैसा रहने वाला है, किन राशियों को बाजार में आज दूरी बनाकर रखनी चाहिए, किन राशियों को काम करना चाहिए, बाजार संकेत
क्या दे रहे हैं राशियों के हिसाब से, ये जानते हैं। और शुरुआत करते हैं हेमा जी आज मेष राशि के साथ। मेष राशि के बारे में बताइए और उसके बाद भी बाकी राशियों के बारे में डिटेल से बताइए। जी, मेष राशि की अगर हम बात करें तो आज इनको मुनाफे के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े मुनाफे का लालच ये ना करें, छोटा मुनाफा ही बुक कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए दिन आज ठीक रहेगा, ठीक ठाक दिन है इनका, इनको मुनाफा भी अच्छा हो सकता है। और मिथुन राशि वाले अगर बाजार में पैसा लगाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर ले तो इनके लिए बेटर रहेगा। मुश्किलों से पैसा आता हुआ दिखाई देता है। आप कुछ गलत फैसले भी आज ले सकते हैं, इसलिए बाजार से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ ट्रेड भी कर रहे हैं अगर तो जल्दी मुनाफा बुक कर ले। कर्क राशि वालों की मैं बात करूं तो इनका दिन आज मिला जुला रहने वाला है। आज आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, दोनों में ही मुनाफे के योग बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए दिन आज इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मुनाफे के लिए इनको थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, वेट इनको करना ही पड़ेगा। सोच समझ के काम करें, बाजार से अगर दूरी बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं तो 2-3 दिन के अंदर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं लॉन्ग टर्म की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। बाजार को लेकर इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा ही रहेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही काम कर सकते हैं, ये M6 में भी ट्रेड कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, जल्दी मुनाफा बुक कर लें। ये निवेशकों के लिए दिन ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स को थोड़ा सा इंतजार कर ले तो बेटर है। अगर मैं वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो इनके दिन की शुरुआत भी अच्छी होती हुई दिखाई देती है और आज इनको प्रॉफिट भी हो सकता है मार्केट से। इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनके लिए दिन अच्छा बना हुआ है, ट्रेडिंग के लिए भी दिन अच्छा है इनका। धनु राशि वालों की बात अगर करें तो इनका दिन आज ठीक नजर नहीं आता। थोड़ा सा वेट करें, मार्केट से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेटर है। और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ ना करें तो बेटर रहेगा। मकर राशि वाले, इनका दिन आज अच्छा बना हुआ है, मुनाफे की इनको संभावना ज़्यादा दिखाई देती है यहाँ पे। अगर लॉन्ग टर्म में काम कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए दिन ठीक है, अच्छा दिन बना है इनके लिए भी आज। और इनको लेकिन ये है कि इंट्राडे तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, 2-3 दिन वेट करेंगे। मीन राशि वाले, आज इनका दिन मिक्स रहेगा, मिला जुला दिन रहेगा। बड़ा मुनाफे के चक्कर में ये ना रहे, छोटे मुनाफे बुक करते रहे तो इनका आज दिन ठीक रहने वाला है। जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा सोच समझ के ही कोई ट्रेड डालें। चलिए, तो राशियों की बात होगी, लेकिन पूरा हफ्ता कैसे देख रही हैं आप? अगर पूरे हफ्ते की बात करें, पूरा हफ्ता मार्केट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर जाने के संकेत मिलते हैं या फिर मार्केट ऐसे ही बना रहेगा जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा है? देखिए, पूरे हफ्ते के अंदर एक तो हम बड़ा डिप आते हुए देखेंगे मार्केट में। एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन हमें यूजुअल से ज्यादा बड़ा डिप हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद इमीडिएटली हम 4 दिन बाद उस डिप को कवर होते हुए देखेंगे। तो जैसे जैसे रोज बात करेंगे तो मैं उसमें लेके स्ट्रैटेजी आऊंगी कि आज बाजार क्या लग रहा है। और वैसे ओवरऑल मार्केट में देखिए, सेंटीमेंट तो डाउन के हैं, ग्रह योग भी डाउन बताते हैं, लेकिन एक दिन हमें बड़ी मंदी लगती हुई दिखाई देती है। लेकिन इमीडिएटली हम 3-4 दिन बाद देखेंगे कि वो मंदी सारी कवर होते हुए भी हमें दिखाई देगी। यहाँ पे क्या कोई गोचर हो रहा है इसलिए ऐसा कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे गोचर भी हैं कुछ। हम थोड़े दिन बाद यहाँ पे एक बुध का भी गोचर होते हुए देखेंगे। और जैसे कल सूर्य का गोचर हुआ है, मैंने बताया कि कल सुबह सूर्य चेंज हुए हैं, सूर्य का ट्रांजिट हुआ है वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर। 30 दिन डेली 1 डिग्री चलते हैं सूर्य और 30 दिन 1 महीने एक राशि में रहते हैं। तो इनका जो गोचर है वो सबसे ज्यादा टाइमिंग वाला होता है, क्योंकि किसी और ग्रह के गोचर के बेसिकली टाइम फिक्स नहीं होते कि कब चेंज होंगे, लेकिन सूर्य का टाइम फिक्स होता है, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं, हर महीने आती है। तो 14, 15 और 16 तारीख के बीच में हम इसका सूर्य का गोचर होते हुए, ट्रांजिट होते हुए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कल सुबह हुआ तो मिथुन राशि में हुआ, तो एक मीडिया की राशि है, ट्रैवल की राशि है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इन मीडिया में एक नए तरीके की न्यूज आएगी और यहाँ पे कुछ मीडिया कंपनीज के शेयरों में भी हमें उछाल देखने को मिलेगा और कुछ शेयरों में बिल्कुल ही दबाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य क्या करते हैं कि जिस भी सेक्टर में आते हैं, जिस साइन में आते हैं, उनके सारे सेक्टर्स को ना प्रभावित करते हैं। एकदम वो सेक्टर हाईलाइट हो जाते हैं और उनमें हम कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी और एक टाइम बाद बहुत मंदी देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ट्रैवल सेक्टर के अंदर बड़ा ही हलचल एक देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल का जो सीन हुआ है, तो वहाँ पे लोग निकलने की कोशिश
कोशिश करेंगे वहां से, और कहीं ना कहीं एक रोक भी लगाई जाएगी। और ये सिर्फ ईरान इजराइल का नहीं, सारी कंट्रीज के ये हाल होंगे। तो हम ट्रैवल इंडस्ट्री को यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए देखेंगे, एक मतलब नए चेंजेस आते हुए देखेंगे, कहीं ना कहीं रोक भी देखेंगे, क्योंकि हाईलाइट हो गया ये सेक्टर। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर को बहुत हाईलाइट होते हुए देखेंगे। जैसे मैंने पीछे एक अपनी यहाँ पे वीडियो में कहा था कि तिलहन के जो रेट, तुअर दाल के जो प्राइजेस है वो बढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़े नीचे आएंगे। आप अगस्त में हम उसकी बात करेंगे तेजी की, तो आप देखेंगे कि लास्ट कुछ दिनों में एमएसपी से भी डाउन आ गए हैं रेट कुछ एग्री कमोडिटीज की, जो मैंने कहा था कि अभी एक मंदी हमें वहां पे लगते हुए दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे हम धीरे धीरे करके पोजीशन बना सकते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है, अब जैसे सूर्य का परिवर्तन हुआ है तो एग्रीकल्चर में हम एक बहुत बड़े चेंजेस देखेंगे, और कुछ कमोडिटीज में, एग्री कमोडिटीज में यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई देगी, अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो वो अब एक टाइम आ गया है कि जो 3-4 सेक्टर यहाँ पे बड़े ही इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, बड़े ही हाईलाइट होने वाले हैं, तेजी एक बड़ी हमें दिखाई देगी उनमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस सेक्टर में अभी भी कुछ दम बचा हुआ है, डिफेंस सेक्टर की तरफ लोग जा सकते हैं, क्योंकि मामला तो अभी 2032 तक आपने प्रेडिक्ट कर दिया है जी। 2032 तक ये सिर्फ गोला बारूद और हथियार का ही दौर रहने वाला है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन दिया है। जी, देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा है, एक तो मैंने जो ग्रहण योग की बात की, तो ग्रहण हमें एक मतलब एक दृष्टि दे देते हैं 8-10 साल, 20 साल, 50 साल आगे की देखने की कि ये क्या होने वाला है। और जो डिफेंस सेक्टर की मैं बार बार यहाँ पे बात करती हूँ, उसका रीजन आप देखिए, राहु जब भी जिस राशि में आते हैं, शनि जब भी जिस राशि में आते हैं, तो एक ट्रेंड नया सेट करते हैं, एक नया सेक्टर देके जाते हैं विश्व को कि यहाँ पे अब काम होने वाला है, और एक लाइन 30 साल के लिए सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर तो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है डिफेंस सेक्टर की। अभी तो आप देखोगे कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे कंट्रीज का, और सभी कंट्रीज एक कंपटीशन में आ जाएगी कि उन्हें डिफेंस में सबसे आगे निकलना है, सिक्योरिटी में सबसे आगे निकलना है, और लोग खुद अपने घरों की सिक्योरिटी करेंगे, लोग खुद डिफेंस का मटेरियल अपने देशों की सिक्योरिटी बढ़ानी शुरू कर देंगे। यस, देशों के साथ साथ लोग घरों की सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर देंगे। यस, और लोग कहीं ना कहीं ऐसे वेपन्स अपने घर में भी लाके रखेंगे कि हम उनसे बच सके। तो अभी तो हम डोमेस्टिक लेवल पे आए नहीं है कि हम फैमिलीज के लिए क्या कर रहे हैं या घरों के लिए क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू नहीं किए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि उसमें भी सारी कंट्रीज एक्शन लेना शुरू कर देगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और डिफेंस तो अभी शुरुआत हुई है। और जिस तरह से मुझे लगता है मिसाइलों का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, तो इंडिजिनस जो डिफेंस सिस्टम है, एडीएस एयर डिफेंस सिस्टम है, इन तमाम चीज़ों की न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई देश इसकी डिमांड कर सकते हैं, ईरान जैसे देश इसकी डिमांड कर सकते हैं, और बाकी कंट्रीज भी इसकी डिमांड कर सकते हैं। भारत का एयर डिफेंस काफ़ी चर्चा में रहा ऑप सिंदूर के दरमियान, तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर नजर रहनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हिमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।